डियर स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शर्मा एक बार फिर से आपके सामने फ्रिक्शन यानी घर्षण का चौथा वीडियो लेक्चर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। अभी कल एक विद्यार्थी यानी एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर मुझे स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा कम समझ में आया है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस स्टूडेंट्स को मतलब उस विद्यार्थी को व्हाट्सएप पे बता दूंगा। वैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है कि जब दो बॉडीज़ यानी पिंड एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और दोनों मतलब एक जो ऊपर वाला पिंड है वो दूसरे यानी नीचे वाले पिंड के सापेक्ष गति कर रहा है यानी मोशन में है, तो उनके कांटेक्ट सरफेस यानी जो सरफेस आपस में कांटेक्ट पे हैं उन पर एक घर्षण या फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सिंपल सी बात है कि जब एक ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी के सापेक्ष गति करे यानी कि मोशन करे उसके तुलना में, तो अगर मोशन में है, स्लाइडिंग में है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो बेटा वो उसके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और रोलिंग फ्रिक्शन मैंने बता ही दिया था कि जैसे कोई बॉडी रोल कर रही किसी सरफेस पे, जैसे आप सिलेंडर को लिटा दें, ठीक है ना, हॉरिजेंटली, और उसको धक्का मारे तो वो लुढ़केगा कि नहीं, आगे की तरफ रोल करेगा। तो देखिए जो सिलेंडर होता है और नीचे वाली जो सरफेस होती है यानी सतह होती है, उनके बीच में बेटा एक लाइन कांटेक्ट ही आता है। पूरा पूरा मतलब दोनों का पूरा सरफेस कांटेक्ट में नहीं आता है, एक लाइन कांटेक्ट आता है। तो उस केस में जो रोल होने की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है दोनों बॉडीज के बीच में, कांटेक्ट लाइन के मध्य बीच में, उसको बेटा हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। वैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। फिलहाल आज हम नया मतलब आगे बढ़ते हैं। अभी तक बेटा हमने इम्पॉर्टेंट प्रूविंग्स पढ़ी, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़े यानी परिभाषाएं पढ़ी हैं घर्षण की, फ्रिक्शन की। अब आज हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कुछ प्रश्न उठाते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स को उठाते हैं जो आपने पीछे पढ़ा ना प्रूविंग। जैसे आपने प्रूविंग पढ़ी थी कि एक बॉडी हॉरिजेंटल सरफेस पे रखी है और साम्यावस्था में है, या इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उसकी आपने पढ़ी। फिर आपने प्रूविंग पढ़ी थी कि नत समतल यानी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रखी हो तो उसके लिए आपने इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था की कंडीशन को पढ़ा था। आपने पढ़ा कि किसी पिंड को नत समतल यानी कि यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर ले जाने के लिए कम से कम कितना बल आवश्यक होता है। आपने पढ़ा कि इंक्लाइंड प्लेन यानी कि नत समतल पर किसी पिंड को नीचे की तरफ गति कराने के लिए कितना मिनिमम फोर्स यानी बल आवश्यक होता है। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट प्रूविंग से इतना ही है घर्षण में या फ्रिक्शन में, इतना ही है। और इसी से हम बेटा आगे अब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज बताएंगे। आज मैं केवल आपको क्षैतिज तल यानी कि आप यूं कह लें हॉरिजेंटल प्लेन पर अगर कोई बॉडी रखी है तो उसके लिए मिनिमम फोर्स निकालने की कंडीशन या उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन से बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे यानी हॉरिजेंटल प्लेन पे यानी समतल बिल्कुल क्षैतिज तल, ठीक है ना। आज इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं कराएंगे, इंक्लाइंड प्लेन पे बेटा कल हम कराएंगे, ठीक है ना। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, चलिए उसको हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बढ़िया लगेगा आपको भी, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इंग्लिश वालों के लिए, देखिए लिखा है ए वुडन ब्लॉक ऑफ वेट 250 न्यूटन। सभी लोग अपनी कॉपी पे भी बेटा नोट कर लिया करें। अगर मैं लिख करके उसको दे रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। एक स्लाइड बनाने के लिए कम से कम मुझे 3 घंटे का समय चाहिए होता है, उसकी एडिटिंग चाहिए होती है। तो प्लीज़ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करें, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि ए वुडन ब्लॉक ऑफ वेट 250 न्यूटन can be just drawn along rough horizontal table by a horizontal force of 120 Newton. If the block is then loaded with another 100 Newton extra load, then what least force would be able to move the block again? ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए प्रश्न, आप फिगर इधर बनाई हुआ है। हिंदी वालों के लिए भी लीजिए आप लोग, आप भी नोट कर सकते हैं। लिखा है कि 120 न्यूटन का एक बल एक लकड़ी के पिंड जिसका भार 250 न्यूटन है को क्षैतिज तल पर खींचने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पर एक हिंदी वाले भी समझ लें और इंग्लिश वाले भी समझ लें, दोनों के लिए मैंने प्रश्न अपने लैंग्वेज में लिखा है।
लिखा है कि 120 न्यूटन का एक बल है एक लकड़ी के पिंड को जिसका भार बेटा 250 न्यूटन है। तो आप ये देख रहे हैं इस फिगर में एक लकड़ी का बॉक्स देखिए 36 तल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। और उस बॉक्स का देखिए यहाँ पर भार दिया हुआ था, कितना दिया था बेटा 250 न्यूटन। तो देखिए आपको ये 250, थोड़ा फिगर बेटा ब्लर सा आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूँ आपके लिए, और आगे और भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो देखिए 250 न्यूटन का भार है किसका, उस पिंड का या उस बॉडी का, जो कि ये जो समतल देख रहे हैं ना, प्लेन एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन या क्षैतिज तल, उसके ऊपर रखा हुआ है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई। और कह रहा है कि 120 न्यूटन का बल जो है उस लकड़ी के पिंड को खींचने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर किस दिशा में खींचने का प्रयास कर रहा है बेटा, ये देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है और 120 न्यूटन का ये फोर्स है, ठीक है ना। 120 न्यूटन का फोर्स है जो कि उस लट्ठे को या उस लकड़ी को खींचने का प्रयास करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आप 120 न्यूटन का बल जब बेटा इस डायरेक्शन में हमने लगाया है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही तो फ्रिक्शनल फोर्स या हिंदी में बोले तो घर्षण बल लगेगा। वो भी कैसा, बिल्कुल अपोजिट, कैसा, बिल्कुल टेंजेंशियल, यानी कि तल को दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस को छूता हुआ। तो देखिए छूते हुआ, तो दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट सरफेस यही तो है। और इस दिशा में बेटा हमने म्यू आर फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि अगर उस लकड़ी के पिंड का, ये तो पहला केस था, चलिए ये केस हो गया यहाँ तक कि वो खींचने का प्रयास कर रहा है, उस बल को हमें ज्ञात करना बात की बात, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर उस लकड़ी के पिंड का भार 100 न्यूटन और बढ़ा दिया जाए। देखिए क्या कह रहा है कि पहले तो 250 न्यूटन था ही उस लकड़ी का भार, ठीक है। अगले केस में हमने क्या किया है कि 100 न्यूटन और बढ़ा दिया है, इसी 250 न्यूटन पर 100 न्यूटन का एक लोड और बढ़ा दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि तब उस पिंड को क्षैतिज तल पर खींचने के लिए कम से कम कितना बल आवश्यक होगा। आपको मैंने अभी पिछली कंडीशंस आप जरा अगर कॉपी पे नोट करते हो तो पलट करके देख भी सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉर द हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि क्षैतिज तल पर रखे हुए पिंड के लिए साम्यावस्था की कंडीशन को पढ़ाया था, और बताया भी था कि अगर कोई पिंड साम्यावस्था में हो तो उसको खींचने के लिए कम से कम जो बल लगेगा वो W साइन फाई लगेगा। फाई आपका मैं बता चुका हूँ बेटा, फाई आपका क्या होता है, घर्षण कोण या फ्रिक्शन एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं या घर्षण कोण बोल सकते हैं, ठीक है ना, फाई। और इसको हमने बताया भी था, म्यू, म्यू आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक, म्यू इक्वल टू 10 फाई इज इक्वल टू 10 थीटा, सब मैं बता चुका हूँ। 10 फाई क्या, फाई क्या होता है घर्षण कोण, और थीटा क्या होता है कि भैया जो बल मान लो किसी एंगल पे लग रहा है वो होता है। चलिए बहरहाल अब हम इस प्रश्न को करने की दिशा में बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हमने जब पीछे कंडीशंस पढ़ाई थी, पीछे प्रॉब्लम मतलब सॉरी प्रूविंग्स कराई थी, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन मोटिव होता है फोर्स निकालना। पीछे भी हमने यही मेन मोटिव बताया था, मेन मतलब जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य हमारा, ठीक है ना। तो बल हम लोग कैसे निकालते थे, आपको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो बल लगते थे उनको मिला करके एक समीकरण बनाते थे, यानी कि परपेंडिकुलर लंबवत, और जो हॉरिजेंटली यानी कि क्षैतिज तल पर जो बल लगते थे उनसे मिला के एक समीकरण बनाया भैया, और दोनों को सॉल्व आउट किया तो अंत में हमको बल P या फोर्स P मिल जाता था, ठीक है। तो हम वही करने का अब प्रयास करेंगे। चलिए सोल्यूशन लेते हैं अब हम लोग। देखिए सोल्यूशन में क्या है, आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि देखिए यहाँ पर बल P इस दिशा में लग रहा था ना, तो इसके जस्ट अब हम वही कर रहे हैं। हमने क्या किया है बेटा कि पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लगने वाले बल को कैलकुलेट कर लिया है। तो इस दिशा में आप देख रहे होंगे तो P लग रहा है जो बल जिसके कारण पिंड को हमें खींचना है, और इस दिशा में बेटा एक म्यू आर यानी फ्रिक्शनल फोर्स या अर्थात कि घर्षण बल लग रहा है। तो हमने उस इक्वेशन को बराबर किया, तो म्यू आर इज इक्वल टू P, कोई डाउट है, ठीक है। अब देखो म्यू इज इक्वल टू पी आर, भाई P बटे आर कर दिया, आर इधर से उठा के इस साइड रख दिया। हमको P पहले कंडीशन में पता था कि फोर्स कितना लग रहा है 120 न्यूटन, पहले कंडीशन में दे दिया था। यहाँ से देखो मेन मोटिव क्या है कि हम यहाँ से घर्षण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब
जो नहीं दिया होता वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और देखिए क्या होगा, और जो वेट था ना, जो आर था रिएक्शन फोर्स, तो देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके अपोजिट क्या लग रहा है 250 न्यूटन, यानी कि रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट, यानी कि जो प्रतिक्रिया बल था वो उस पिंड के भार के बराबर है। तो आर की जगह पे हम बेटा यहाँ क्या रख सकते हैं 250 न्यूटन या 250 न्यूटन, तो हमने वही वैल्यू यहाँ उठा के रख दी, पुट कर दी, और हमारा म्यू का मान क्या आ गया 0.48। कोई डाउट है? चलिए बहुत अच्छी बात है, तो म्यू की वैल्यू हमारी यहाँ पर हमको मिल गई। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया था, लेकिन ये जो लिखा है इसमें कोई बहुत बड़ा वो दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोलूँगा, आप मेरे बोलते वक्त कॉपी पे नोट कर सकते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं आनी है। लिखा है कि वी नो the applied force P will minimum when it act an angle theta from the horizontal and the condition of minimum force is when theta is equal to 5। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा हमको पता है, मैं आपने पीछे भी बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ पर तो हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है, और अगली कंडीशन में कह रहा है कि 100 न्यूटन का बल और बढ़ा दिया, सॉरी फोर्स और बढ़ा दिया 100 न्यूटन का। ठीक है, और 100 न्यूटन का फोर्स बढ़ाने के बाद कह रहा है कि मिनिमम बल पी ज्ञात करो कि जिससे कि वो पिंड आगे बढ़ सके। तो देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया था कि बल मिनिमम तभी होता है, वो पीछे बताया है, देखिएगा नोट्स पलट के, जब बल ये जो पी यहाँ हॉरिजेंटल लग रहा था ना, हॉरिजेंटल न लग के एक एंगल पर काम करने लगे पी। कितने एंगल? कोई भी एक एंगल थीटा बना ले। मैंने कहा था, मैंने पीछे ही बताया कि मिनिमम बल की कंडीशन जहाँ भी होगी वहाँ पर पी जो आपका होगा वो काम करेगा एक एंगल पे। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि हम जानते हैं कि अप्लाइड बल जो पी है वो तभी मिनिमम होगा जब वह क्षैतिज तल से एक कोण थीटा बनाते हुए कार्य करे। वही हिंदी इंग्लिश में मैंने लिखा है। और मिनिमम फोर्स की यानी न्यूनतम बल की कंडीशन भी लिखी है कि जब यह थीटा जो है जो है हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है जो किसके बराबर हो जाए फाई। फाई का मतलब फ्रिक्शनल एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बार बार बताता चला आया हूँ कि एक म्यू आर ये है जो कि इधर लग रहा है, एक ये आर ये है जो कि इधर लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से लगेगा, और इस रिजल्टेंट और इस लंबवत रिएक्शन से बनने वाला कोण ही क्या कहलाता है बेटा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए फार्मूला भी हम आपको बता चुके थे, मिनिमम फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है पीछे मैंने बताया है, जब आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी, जब पी आपका एक एंगल पे काम कर रहा था बेटा इस तरीके से, तो उसको कहते हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाई। फाई कह लो या थीटा कह लो, क्योंकि मिनिमम काम करना है, मिनिमम ज्ञात करना है, तो उसके लिए बेटा थीटा इज इक्वल टू फाई, अभी भी मैंने बताया है। ठीक है ना, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, ये कंडीशन होता है। और हमने बता भी दिया था कि म्यू इज इक्वल टू 10 फाई इज इक्वल टू 10 थीटा, ये प्रूविंग करा चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपकी प्रूविंग हुई है 10 फाई इज इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक आपने कोई समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और म्यू आप ज्ञात कर चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो मैंने फिगर बनाया है ना बेटा, ये उस कंडीशन को ध्यान में रखे बनाया है। कौन सा? जो दूसरी कंडीशन थी आपकी। देखिए क्या दूसरी कंडीशन थी कि मिनिमम फोर्स ज्ञात करना। पहली बात तो ये देखिए ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया, तो पहले तो नीचे वाले ब्लॉक के कारण 250 न्यूटन था ही लोड, और प्लस ऊपर वाला ब्लॉक और रख दिया, तो भैया कितना हो गया 100 न्यूटन और बढ़ गया, तो टोटल हो गया 350 न्यूटन। ये वेट हो गया, इनका सबका रिएक्शन फोर्स ये लग ही रहा है ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर इसी तरफ लगेगा। और अब क्या होगा, ये बल की कंडीशन ना लेकर के अब हम ये वाली कंडीशन लेंगे पी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ है, 10 थीटा इज इक्वल टू 0.48। मैंने बताया था ना म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा, म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा, तो यहाँ पर म्यू हम पीछे ज्ञात कर चुके हैं 0.48, और वो किसके बराबर है 10 थीटा के। तो यहाँ से बेटा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स लगा करके हमने वैल्यू निकाली थीटा की, तो 25.64, यानी ये जो कोण बना रहा है ना क्षैतिज तल से, वो कितना होगा, ये इतना 25.64, यानी पी का हमने एंगल भी निकाल लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अब वो कह रहा है कि मिनिमम फोर्स जस्ट बिगिंस टू स्लाइड द ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। कब? जब पी की वैल्यू इतनी होगी। देखिए क्या बोल रहा है कि कम से कम न्यूनतम बल इतना हमको चाहिए कि जो कि पिंड को गतिमान अवस्था में ला सके,
क्षैतिज तल पर। तो उसके लिए कितना बल चाहिए, P इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाई या साइन थीटा, कुछ भी बोल दीजिए, कोई मैटर नहीं। मैंने बोला ही है कि मिनिमम के लिए थीटा इक्वल टू बेटा फाई होना आवश्यक है। तो फाई ये हो गया, तो हमने फाई की जगह इसी थीटा की वैल्यू रख दी। मैंने बोला थीटा इक्वल टू फाई 25.64। यहाँ से बेटा हमको पी का न्यूनतम मान ये देखिए कैलकुलेट कर करके मिल गया। और कितना मिल गया है, P इज इक्वल टू 151.456 न्यूटन। तो देखिए ये न्यूमेरिकल सरल था आपके लिए। पहले कंडीशन दिया था कि भैया एक क्षैतिज तल पर एक पिंड रखा है जिसका भार 250 न्यूटन है, और 250 न्यूटन के साथ में उसको एक बल 120 न्यूटन के द्वारा क्षैतिज तल पर खींचा जा रहा था। पहली कंडीशन तो सरल थी। तो P हमको दिया ही था, तो उससे हमने म्यू की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि P इक्वल टू म्यू आर और R इक्वल टू 250 न्यूटन दिया था। तो उस समय म्यू मिल गया पहली कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन उसने बोली कि हमने एक और भार बढ़ा दिया भैया 100 न्यूटन का। तो हमने कह दिया ठीक है 100 न्यूटन का बढ़ा दो, टोटल लोड 350 न्यूटन हो गया। अब हमने बल इस डायरेक्शन में ना लेकर, मैंने बताया था कि न्यूनतम तभी होगा जब वो एक एंगल पे काम करे, और साथ में तब जब थीटा इक्वल टू बेटा का किसके बराबर हो जाएगा, फाई के। तो उसकी कंडीशन को मिलाते हुए हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। जिसको डाउट हो फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मतलब बढ़िया ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फॉर द इंग्लिश मीडियम पर्सन्स। पूरा क्वेश्चन पहले तो हम ले आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, ठीक है ना। कह रहा है कि एक पिंड है जिसका भार दिया है कि भैया 100 न्यूटन है, वो एक क्षैतिज तल यानी हॉरिजेंटल प्लेन पर रखा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। किसका, उन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस का, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू होता है ना, वो डिपेंड करता है सरफेस के कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना उसके नेचर पर, ठीक है। वो बदलता नहीं है, पिंड के हिसाब से नहीं बदलता, वो कॉन्टेक्ट सरफेस के नेचर पर, ठीक है। अब कह रहा है कि डिटरमाइन, पहला पॉइंट कह रहा है कि भैया हॉरिजेंटल फोर्स विच कैन जस्ट मूव द बॉडी। एक हॉरिजेंटल फोर्स हमें ज्ञात करना है जो कि पिंड को केवल गतिमान अवस्था में ला सके, तुरंत मोशन करा दे। और दूसरा कह रहा है इफ द ब्लॉक इज लोडेड विद अनदर 15 न्यूटन एक्स्ट्रा लोड, then what least force is in horizontal direction would be able to move the block again। भैया पिछले से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, आई थिंक सो दैट। चलिए हिंदी वाले देखते हैं। हिंदी वालों के लिए भी उसी भाषा में है कि एक पिंड जिसका भार 100 न्यूटन है वह एक क्षैतिज तल पर रखा है तथा घर्षण गुणांक 0.4 है यानी 0.4 है। घर्षण गुणांक मैंने बताया था दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में लगता है घर्षण गुणांक, ठीक है ना। कह रहा है तो अब ज्ञात कीजिए वह क्षैतिज बल जो कि पिंड को गतिमान अवस्था में ला सके। पिछले क्वेश्चन में क्षैतिज बल दिया था, यहाँ नहीं दिया, यहाँ घर्षण गुणांक दिया है। बात समझ में आया ना, इक्वेशन वही बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमें P की वैल्यू दी थी यानी जो हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा था, म्यू ज्ञात किया था, उससे हमने ध्यान आया। इस क्वेश्चन में क्या करना है, P नहीं दिया है, म्यू दिया है, बाकी आप खुद समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यानी B में कह रहा है कि यदि पिंड पर 15 न्यूटन का अतिरिक्त भार लगाया जाए तो क्षैतिज दिशा के सापेक्ष लगाया गया न्यूनतम बल ज्ञात करें जो कि पिंड को गति अवस्था में ला सके। एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूछ क्या रहा है वो, क्षैतिज तल के सापेक्ष मिनिमम बल। वहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने केवल P की वैल्यू जो एक एंगल पे लग रहा था भैया उसमें, क्योंकि उसमें उसने केवल इतना ही बोला था कि हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ P बताइए कि जो पिंड को गति अवस्था में ला सके, तो हमने केवल P की वैल्यू निकाल दी जो कि थीटा एंगल पे लगा था। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें वह न्यूनतम बल बताइए जो कि क्षैतिज तल के सापेक्ष लग रहा है। तो बात समझिएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। केस 1 कह रहा है कि अब देखिए यहाँ से ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन आपको हिंदी में मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनिए और उसको तुरंत नोट करिए वीडियो पॉज करके अगर नहीं समझ में आता। तो केस 1 तो भैया देखो ये वाला है हमारा, इतनी बात समझ में आई। कह रहा वी नो दैट द मिनिमम फॉर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फोर्स विद हॉरिजेंटल शुड बी थीटा। हमें पता है कि अगर हमें मिनिमम यानी न्यूनतम मान बल का ज्ञात करना है तो वह एक एंगल पे लगना चाहिए हॉरिजेंटल से, अभी पीछे बता चुके हैं। तो भैया देखो यहाँ पर P1 लग रहा है, ये क्या है बल P1, वो कितने पे, थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक है ना। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर बी यानी पार्ट बी में क्या पूछा था, आप चाहें तो क्वेश्चन नोट करने के बाद उसको देख सकते हैं कि हमें मिनिमम से मिनिमम बल का मान बताइए जो कि क्षैतिज तल के सापेक्ष लग रहा हो। ये पार्ट बी में पूछा था। तो क्षैतिज तल के सापेक्ष बेटा क्या लगता है, ये लगता है। वहाँ पीछे में हमने केवल पी की वैल्यू निकाल रख दी थी, लेकिन क्षैतिज तल के सापेक्ष P1 cos थीटा निकालना पड़ेगा दोनों ही कंडीशन में। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ चलते हैं। देखिए चाहे तो एक बार फिर से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कह रहा हुआ है क्षैतिज बल जो कि पिंड को गतिमान अवस्था में ला सके, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर 15 न्यूटन का भार बढ़ा दिया जाए तो भैया वो न्यूनतम बल ज्ञात करो जो गति को पिंड अवस्था में ला सके। समझ गए, चलते हैं। तो पहले कंडीशन में देखिए, पहले कंडीशन में बेटा साफ साफ पिछले में हमको क्या दिया था, पिछले में हमको पी की वैल्यू दी थी, लेटरल ये वाली वैल्यू दी थी, और म्यू की वैल्यू हमने ज्ञात की थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको म्यू की वैल्यू दी हुई है, ये वाली म्यू की वैल्यू, और आर इज इक्वल टू बेटा डब्ल्यू हो जाएगा। पहले केस में जब हमने 15 न्यूटन भार नहीं बढ़ाया है तब की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब 15 न्यूटन का भार नहीं बढ़ाया है तो उस केस में आपका W 100 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। तो देखिए अभी मिनिमम बल के लिए मैंने क्या बताया था, मिनिमम बल तभी होगा, फोर्स तभी होगा जब वह एक एंगल थीटा पे काम करे। तो यहाँ से ये इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, म्यू इक्वल टू 10 फाई इक्वल टू 10 थीटा, ये प्रूव बहुत बार हो चुका है। म्यू 0.4 आपको दिया था, यहाँ से हम थीटा आराम से 10 इन्वर्स करके निकाल लेंगे तो 22 डिग्री अप्रॉक्स करीबन कंडीशन में आया है। इतनी बात समझ गए होगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको भैया क्या मिल गया, थीटा मिल गया यहाँ से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से P1 की वैल्यू भी आराम से मिल जाएगी। P1 की वैल्यू मैंने बताया था ना, मिनिमम फोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा या डब्ल्यू साइन फाई, ये आप पढ़ सकते, देख लीजिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, तो P1 इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाई या थीटा बराबर है, क्योंकि मिनिमम की कंडीशन है तो 22 डिग्री रख दिया। साइन 22 का मान आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल लें, इंटू 100 कर दें, तो यही आंसर आएगा 37.14, पहला केस का आंसर। लेकिन अभी पहले केस का आंसर नहीं है, वो कह रहा था क्षैतिज तल के सापेक्ष। तो क्षैतिज तल के सापेक्ष P1 का कंपोनेंट आ रहा है, देखिए रिजोल्यूशन पार्ट, ये आंसर हमें चाहिए क्षैतिज तल के सापेक्ष। तो क्या लग रहा है, P1 cos थीटा। तो अगला क्या हो जाएगा, नाउ मिनिमम ओरिएंटल फोर्स जो कि क्षैतिज तल के सापेक्ष पूछ रहा था, वो क्या है, P1 cos थीटा। यहाँ से P1 की वैल्यू बेटा हम ले आ चुके थे, देख लीजिए 37.14, और P1 cos थीटा, तो थीटा भी हमें पता है 22 डिग्री, और हमने रख दिया मान, तो हमें आंसर क्या मिला, 34.484, या फिर इंग्लिश वालों के लिए कहें तो 34.484 न्यूटन। पहला केस, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा केस पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि भैया उसने 15 न्यूटन का था कि 50 न्यूटन का था उसने, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन है मुझसे लग रहा है गड़बड़ी हो, सॉरी। इस 15 न्यूटन को बेटा 50 न्यूटन कर लीजिएगा, ठीक है ना, 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन होगा, यहाँ पर गलती से मुझसे लिख गया है, इसको आप 50 कर लीजिएगा। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, मैं एक्चुअली खुद हाथ से टाइप करता हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गई, तो ये 50 होगा। चलिए, तो दूसरा केस क्या था बेटा, दूसरा केस हमारा था ये कि क्वेश्चन में हमने क्या किया, 50 न्यूटन का अतिरिक्त भार बढ़ा दिया। तो अब चूंकि 50 न्यूटन का अतिरिक्त भार बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो देखिए क्या, सॉरी ये छिप रहा है थोड़ा सा, अब ये पूरा 150 न्यूटन हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये वाला लोड 100 + 50 150 न्यूटन हो गया, यानी कि अब आर किसके बराबर हो जाएगा भैया, अब आर आपका हो जाएगा 150 न्यूटन। इतनी बात समझ में आ गई, कंडीशन पूरी वही चलेगी, यहाँ भी भैया वही कंडीशन चलनी है। P2 हो जाएगा यहाँ पर P2 cos थीटा हो जाएगा, हमको फाइनली लाना क्या है, P2 cos थीटा ही लाना है, और यहाँ पर म्यू R2 हो जाएगा, और ये R2 क्या है आपका, R2 इक्वल टू 150 न्यूटन। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए, सो मिनिमम अप्लाइड फोर्स हमने बताया था P2 W साइन थीटा या साइन फाई, जो भी आप बोल दें,
तो 150 डब्लू किसके बराबर है 150, डब्लू को मतलब भार तो 150 है ना, और साइन 22 थीटा हम पहले ही निकाल चुके हैं, वही थीटा काम करेगा यहाँ पर भी, ठीक है। और साथ में P2 इक्वल टू हमारा आ गया 55.7 यानी 55.7 न्यूटन। अब हमको लेना क्या है, क्षैतिज बल यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। तो भैया नाउ मिनिमम हॉरिजेंटल फोर्स यानी कि न्यूनतम क्षैतिज बल P2 cos थीटा हो जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, देखिए P2 cos, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि P2 cos थीटा, और P2 cos थीटा में देखिए P2 इक्वल टू 55.7 आ गया है, और थीटा की जगह 22, तो ये आपका आंसर आ गया। बेटा कोई कठिनाई अभी तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर किसी को होती है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ भी सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बढ़िया थे, हो गए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, और इसके बाद जो हम लास्ट क्वेश्चन लाएंगे आज के लेक्चर का वो बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले 2 क्वेश्चन तो सेम थे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, ठीक है। आपसे केवल आपको ये पता किया जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व कराने का मतलब ही होता है कि ही वांट टू नो योर कॉन्सेप्ट, अबाउट योर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इफ़ योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर देन यू आर ए वेरी गुड बॉय, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, ए बॉक्स ऑफ वेट 2000 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.3, फाइंड द फोर्सेस एट द फॉलोइंग केसेस विच आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल जस्ट टू मूव द बॉक्स। हिंदी वाले देख लें। ये पहला केस कह रहा है कि अच्छा कुछ केसेस लगा दिए इन्होंने। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि एक बॉक्स जो है 2000 न्यूटन का है, वो एक हॉरिजेंटल रफ प्लेन पर विरामावस्था में है। मतलब ये समझ लीजिए कि या तो समझ लीजिए कि मोशन की तरफ बढ़ने के लिए है, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में 0.3 यानी 0.3, और कह रहा है कि फाइंड द फोर्सेस एट द फॉलोइंग केसेस विच आर इंक्लाइंड, यानी फोर्स ज्ञात करने हैं। 2 केस दिए गए हैं, और ये भी इसमें दे दिया है कि वो जो फोर्स है वो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहला केस इन्होंने दे दिया व्हेन द फोर्स P इज ऑफ पुल, यानी कि खिंचाव की अवस्था में हो, और बी कह रहा है कि व्हेन द फोर्स P इज ऑफ पुश, यानी ढकेल रहा है किसी चीज़ को, ठीक है ना। एक तो अपनी तरफ खींचना हो गया पुल, और एक हो गया पुश माने ढकेलना दूर। तो चलिए हिंदी वाले भी भैया देख लें, ताकि ये ना कह सकें कि सर आप केवल इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक पिंड जिसका भार 2000 न्यूटन है, बिल्कुल सही है, वह एक क्षैतिज तल पर विरामावस्था में रखा है। यानी एक प्लेन है क्षैतिज बिल्कुल समतल, उस पर विरामावस्था में रखा है, तथा पिंड व नत समतल नहीं बेटा, ये समतल है क्षैतिज तल, नत मतलब झुका हुआ तल, वो बाद में कल आएगा, तो इसको समतल कर लीजिएगा। तथा पिंड व समतल के मध्य घर्षण गुणांक बेटा 0.3 दिया है। तब निम्न अवस्थाओं में बल ज्ञात करें जबकि वह क्षैतिज तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पर P का कोण दे दिया है। मिनिमम बल ज्ञात करने के लिए मैंने बोला ही था कि उसका एक एंगल होता है हॉरिजेंटल से, यहाँ पर 30 डिग्री इन्होंने पहले दे दिया है। और और घर्षण गुणांक म्यू दे दिया। देखिए क्या क्या दिया उसको पहले नोट करिए, और साथ में इन्होंने भार भी दे दिया 2000 न्यूटन पिंड का। तो कह रहा है पहला केस कह रहा है जब बल P खिंचाव की अवस्था में हो, यानी खिंचाव कर रहा हो तब, और दूसरा कह रहा है कि जब बल P ढकेलने की अवस्था में हो, दूर धकेल रहा हो तब। चलिए इस केस को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये देखिए ये फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है पहले केस के लिए। पहला केस आपको क्या कह रहा है कि जब बल P किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा हो या खिंचाव की अवस्था में, तो देखिए बल P खींचने के लिए लगाया गया है। अगर पुश करना होता तो इस तरह से ढकेलता दूर अपने से, ठीक है ना। तो बहरहाल वो चीज़ तो हुई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम पहले केस के लिए खिंचाव की अवस्था पढ़ेंगे। तो देखिए P खींचते हुए लगाया गया है, साथ में कितने एंगल में बेटा 30 डिग्री पे। तो हॉरिजेंटल के सापेक्ष, यानी यहाँ पर आपके क्षैतिज तल के सापेक्ष, या यूँ कह लें कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या आएगा P cos थीटा, और वर्टिकल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स यानी कि लंबवत दिशा में बल का घटक क्या आएगा P sin
30। इतनी बात समझ में आई? चलिए कोई बात नहीं। अब देखो इस तरफ क्या क्या ऊपर की तरफ लग रहा है, एक तो P भी लग रहा है, P sin 30 भी लग रहा है और प्लस R भी लग रहा है, और नीचे की तरफ W 2000 न्यूटन। तो एक तो इक्वेशन आपको समझ में आ रही ना, R प्लस P sin 30 इक्वल टू W, इक्वेशन एक ही बनेगी। दूसरी इक्वेशन आपको बहुत आराम से दिख रही है कि P cos 30 इक्वल टू म्यू R। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए केस नंबर 1, व्हेन द फोर्स ऑफ पुल फर्स्ट। अब कह रहा है कि रिजॉल्व द फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो भैया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने रिजॉल्व कर ही दिया था, आपने देखा ही है कि ये P जो है, ये जो बल P है, इसका परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन P sin 30 आ रहा है। चलिए आगे करते हैं। तो इक्वेशन यहाँ से बन गई, इक्वेशन आपको दिख रही है बहुत आराम से कि यहाँ पर इक्वेशन क्या है। देखिए एक तो ये बन गई आपकी R और प्लस P sin 30, देखिए इधर, और नीचे आ रहा है W, नीचे वेट W, ठीक है, सॉरी ये W है, यानी इक्वेशन बेटा यहीं तक है, ठीक है। इसके आगे का ये नीचे जाना चाहिए था पार्ट, इस साइड आ जाना चाहिए, लेकिन वो एडिटिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गई। ये इसके आगे का पार्ट है, यानी पहली क्वेश्चन क्या बन रही है, R प्लस P sin 30, यानी देखिए R तो ये ऊपर तरफ लग रहा है, P sin 30 भी ऊपर तरफ लग रहा है, और नीचे की तरफ 2000 न्यूटन। तो इक्वेशन W, ठीक है ना। इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, W कितना था 2000, सीधे सीधे समझ गए होगे, W 2000 था, और माइनस का P sin 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस का P/2, ठीक है ना। तो वो ये आगे की इक्वेशन हो गई, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया ये। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। नाउ रिजॉल्व द फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अर्थात कि बल का क्षैतिज घटक लेने पर, ठीक है। तो बल का क्षैतिज घटक ले लिया, तो बल का क्षैतिज घटक यहाँ आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये देखिए P cos 30 हमने लिया, तो क्षैतिज घटक भाई हमने बताया था ना कि जिस तल से एंगल बनाता कोण, उसके सापेक्ष क्षैतिज घटक होता है। तो कोण किसके सापेक्ष बना रहा है, इसी तल से तो बना रहा है, नीचे वाले से, इससे, तो इसके सापेक्ष क्या जाएगा P cos 30। तो क्षैतिज घटक क्या आया, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व फोर्स क्या आई, P cos 30, और ये किसके बराबर बेटा, इस साइड देखिए ना म्यू R लग रहा है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स। तो सिंपल सी बात है, दूसरी क्वेश्चन ये बन गई, सॉल्व कर लिया हमने। म्यू की वैल्यू बेटा रख दी, तो म्यू की वैल्यू देखिए, म्यू की वैल्यू क्या थी 0.3, आर की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दी है, देखिए इज इक्वल टू P cos 30 की वैल्यू मैंने बताई थी √3/2, उठा लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट कह रहा है, तो यहाँ से सब कुछ सॉल्व कर लो भैया। सॉल्व करने के बाद P की वैल्यू 590 न्यूटन आएगी। अब ये सॉल्यूशन तो बेटा हम नहीं बताएंगे, इसको सॉल्व आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। P इक्वल टू 590 न्यूटन, है ना सरल, कुछ कठिन तो था नहीं इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ओरिजेंटल प्लेन के, परेशान ना हो। अभी जब नत समतल यानी कि झुकाव तल यानी कि आपका इंक्लाइंड प्लेन आएगा, तब थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होने की जरूरत है। तो केस नंबर 1 तो ये हो गया कि जब भैया पुल कंडीशन में यानी बल को खींच रहा था। दूसरा केस चलते हैं हम लोग दूसरे केस में ही तो कह रहा था कि जब पुश की कंडीशन हो यानी ढकेल रहा हो, तो देखो P क्या नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं, ढकेलते हुए ऐसे, तो नीचे की तरफ ढकेल रहा है। तो आप अगर इस P का भी रिजोल्यूशन लोगे, तो देखो भैया P इसका अगर रिजोल्यूशन लोगे, क्योंकि चूंकि दिशा इसकी ऐसी है, ठीक है ना, तो जब परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन लोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, और क्या लगेगा P sin 30, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, ध्यान रखना। और अगर इसका हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन लोगे तो अब ऐसे लगेगा, तो क्या लगेगा P cos 30 होगा, या थीटा जो भी आप बना ले, ठीक है। तो कोई दिक्कत है। तो अब देखिए चूंकि ये ढकेल रहा है पिंड को, यानी कि इस पिंड को ऐसे इस दिशा में ढकेलेगा ऐसे, तो ये आगे इधर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा पिंड, तो इसका मतलब म्यू आर यानी फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बेटा, इस तरफ लगेगा। तो इक्वेशंस आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए केस नंबर 2 आ गया, रिजॉल्व द फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या क्या इक्वेशन आ रही है, देखो तो भैया एक आर ये ऊपर तरफ तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, एवरी रिएक्शन जब पिंड इस तल पे रखा है तो रिएक्शन ऊपर लगेगा। उसके बाद P की वजह से, इस बल P की वजह से एक रिजोल्यूशन नीचे की तरफ जाएगा इस दिशा में, तो देखो क्या है P sin 30 और प्लस W, तो R इजल टू क्या हो जाएगा P sin 30 प्लस W, तो R इजल टू P sin 30, ये P sin 30 प्लस 2000 इज इक्वल टू, उसी को सॉल्व कर लिया है, 2000 P तो P रहेगा, ये sin 30 की वैल्यू मतलब बताया था बेटा 1/2, 1/2, तो 2000 प्लस P/2,
तो ये तो भैया हो गया परपेंडिकुलर आपका रिजोल्यूशन यानी लंबवत घटक बलों का। दूसरा चलता है नाउ रिजॉल्व द फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि क्षैतिज तल के सापेक्ष अगर घटक लो तो भैया सिंपल सी बात है, लेना तो बहुत आसान है क्षैतिज तल के सापेक्ष, क्योंकि ये पी ऐसे लग रहा था तो इसका क्षैतिज तल के सापेक्ष घटक पी कॉस 30 आ जाएगा इधर थीटा, तो किस दिशा में, इस दिशा में, और चूंकि पिंड इधर भागेगा तो म्यू आर इधर लग जाएगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए पी कॉस 30 इक्वल टू म्यू आर, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलते हैं, तो कॉस 30 की बेटा वैल्यू आपको पता ही है कि √3/2, और म्यू की वैल्यू 0.3 पीछे दिया था, आर की वैल्यू उठा के यहाँ से हमने यहाँ पुट कर दी। अब पी और पी ही बचा है, तो दोनों कंडीशंस को आप सॉल्व जब कर लेंगे तो पी की वैल्यू आपको 838 न्यूटन मिल जाएगी। कोई कठिनाई इस सवाल में नहीं थी अभी तक, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, मेरा विश्वास कीजिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा एफर्ट लगा के दिमाग लगा करके समझना। अभी तक देखिए एक पिंड हम ले रहे थे, यानी एक पिंड है वो तल पर रखा, अब इस केस में क्या होगा, हम 2 पिंड ले लेंगे, ठीक है ना। इससे टफ क्वेश्चन क्षैतिज तल के लिए या फिर हॉरिजेंटल प्लेन के लिए बेटा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम बर्बाद किए बिना, ठीक है ना। ये आज के चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स यानी 2 बॉडीज़ हैं ए एंड बी, ए और बी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए ये है और बी नीचे की तरफ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम आपको बता चुके हैं पहले, तो फ्री बॉडी डायग्राम का ही हमको हेल्प लेना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं भैया, पर्टिकुलर बॉडी को उठाते हैं और उस पर कौन कौन से बल लग सकते हैं उसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, पर्टिकुलर बॉडी का ध्यान रखना। और क्या है उस फिगर में मुझसे कोई लेना देना नहीं होता, केवल उस बॉडी का, मतलब कि अगर ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बॉडी ए का, तो केवल बॉडी ए पर लगने वाले फोर्स की बात हम करेंगे, और अगर बी का बनाएंगे तो बॉडी बी पर ही लगने वाले फोर्स का ज्ञान करेंगे, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ वेट 1 किलो न्यूटन, यानी कि बॉडी ए का वेट जो है भार है वो 1 किलो न्यूटन है, और बॉडी बी का भार 2 किलो न्यूटन है, देखिए ये दिखा है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि साम्यावस्था में है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एज वेल एज द ब्लॉक बी एंड द फ्लोर इज 0.03, समझिए कि बॉडी ए और बॉडी बी का ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसके बीच लगने वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक, और बॉडी बी और इस तल, ये जो क्षैतिज तल है इसके बीच में लगने वाला घर्षण गुणांक म्यू, दोनों एक ही है 0.03। अब वो कह रहा है कि भैया फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी बी, यानी इस फोर्स पी का मान ज्ञात करने, यहाँ मिनिमम फोर्स नहीं कहा, देखो मिनिमम फोर्स कहता तो एंगल पे लग जाता, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि केवल आपको उस बल P का मान ज्ञात करना है जो कि बॉडी B को मूव करा सके। हिंदी वाले भी इस प्रश्न को ऐसे ही नोट कर सकते हैं, मैंने ऊपर पढ़ के समझा दिया है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अभी इसमें क्या है कि इसमें दो, चूंकि ये ऐसा बात कहा है तो हम इसमें ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे कि जब 2 बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में रखी होंगी तब हम क्या करेंगे कि हमेशा दोनों बॉडीज का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से हम चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन ये है और उसका फिगर यहाँ पर दिया है आपको, ठीक है ना, ये देखिए उसका फिगर आपको ये दिया है, बॉडी ए ये रखी है, ये देखिए इस बॉडी को, हाँ एक चीज़ तो बताना ही भूल गया मैं, इस बॉडी ए को देखिए यहाँ से बांधा गया है, टाइट किया गया है इस रस्सी से, देखिए एक रस्सी लगी है जो कि क्षैतिज तल से 30 डिग्री के कोण पे लगी हुई है। ये प्रश्न में नहीं दिया है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इस बॉडी ए को, जो ऊपर वाली बॉडी ए है ना, उसको इस तल से बांधा गया है और इस पर एक टेंशन फोर्स भी काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है, और वो कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे। चलिए आगे चलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो फिगर बना है ना, ये बॉडी ए यानी कि जो ऊपर बॉडी रखी थी उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। देखिए सॉल्यूशन लिखा है, एज शोन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी बोथ बॉडीज ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द फिगर, मतलब कि हम दोनों ही बॉडी का फ्री बॉडी, सॉरी दोनों ही पिंड्स का, पिंडों का, यह कहते हैं बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हम बॉडी ए पे चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी ए। तो देखिए
आपको समझा दूं मैं कि जब ये देखिए नीचे वाली बॉडी भी यहाँ है जो कि इसमें नहीं दिखाई गई है, बॉडी ए रखी है। तो देखिए इस बॉडी के कारण इस पर एक रिएक्शन फोर्स R1 ऊपर की तरफ लग रहा है। ये बल, ये देखिए मैंने क्या बताया कि पर्टिकुलर बॉडी को उठाएंगे पिंड को और उस पर सारे फोर्सों का ज्ञान करेंगे, यानी बलों का, फोर्सेस का। अब देखिए चूंकि ये आर लग रहा है, इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर टेंशन, चूंकि ये रस्सी से बंधा था ना यहाँ से, तो जिस तरफ बंधा होता है, मैंने बोला था टेंशन फोर्स उसी डायरेक्शन में काम करता है, तो टेंशन फोर्स इस दिशा में ऐसे काम करेगा। उसको वैल्यू क्या है, टी है। इतनी बात समझ गए। एक दूसरी बात, यानी R1 की बात आपने समझ ली और टी की बात समझ ली, T1 क्या, टी की, ठीक है ना। दूसरी बात, इस टी के कारण, चूंकि अब हम वो नहीं देख रहे हैं कि बंधा था या नहीं बंधा था, टी इधर लग रहा है, यानी एक बल एक प्रकार से देखा जाए तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये पिंड को अपनी तरफ खींचने का, ये रस्सी का जो टेंशन फोर्स है वो पिंड को किस तरफ, इस तरफ, ऐसे यानी इस तरफ खींचने का प्रयास करेगा टेंशन फोर्स के कारण। तो इसके जस्ट अपोजिट एक ये वो फ्रिक्शन फोर्स यानी म्यू R1 काम करने लगेगा। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, इस पिंड का जो वेट होगा नीचे की तरफ ऐसे काम करेगा, तो वो क्या होगा, 1 किलो न्यूटन। देखिए इतना आपको समझ में आ गया ना फ्री बॉडी डायग्राम। बस चलते हैं, वही करेंगे। और रिजॉल्व द परपेंडिकुलर फोर्सेस, तो रिजॉल्व करने पे भैया परपेंडिकुलर फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे तो पहला तो बल ऊपर R1 लग रहा है, देख लो, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में W1 लग रहा है। और दूसरा देखिए T के कंपोनेंट्स लेंगे ना, तो जब T के कंपोनेंट लोगे तो इस दिशा में आएगा T cos 30 और इस दिशा में एक बल काम करेगा T sin 30। तो T sin 30 बेटा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो R1 प्लस T sin 30 इक्वल टू WA, यानी ए बॉडी का वेट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, WA माइनस T sin 30 होगा, WA माइनस T sin 30। तो देखिए WA की वैल्यू क्या थी, 1 किलो न्यूटन, आपको पता है। और T sin 30 की मैंने बताया था ना 1/2, तो माइनस में T/2 हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो R इक्वल टू 1 माइनस T/2, कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है कि रिजॉल्व द फोर्सेस इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब आप फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि इस टी के कारण एक यहाँ पर बल आएगा T cos 30। और चूंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर टेंशन इस दिशा में लग रहा है, तो ये बल पिंड को इस दिशा में खींचने का प्रयास करेगा, तो इसके जस्ट अपोजिट इस तरफ एक म्यू R1 यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो एक तो T cos 30 इधर हो जाएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में म्यू R1। तो देखिए ये आया, इक्वेशन बनी। तो cos 30 की वैल्यू √3 तो T इंटू √3/2 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्या बेटा, 0.3, और R1 की वैल्यू उठा के पुट कर दी यहाँ से ऐसे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हमको इसी से खींचतान करनी है, इन्हीं दोनों इक्वेशन से वैल्यूज को याद कर लेना। तो T की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, टेंशन इन स्ट्रिंग बेटा क्या आ गया, ये आ गया 0.2953 न्यूटन। ये आपको इक्वेशन सॉल्व करके मिल जाएगी, कोई डाउट है। चलिए, तो यानी केस नंबर 1 से, सॉरी यानी फ्री बॉडी डायग्राम किसका, एक बॉडी का, से हमें क्या मिला, एक हमको टी की मान मिल गई। हमको लेकिन निकालना क्या है, जो बॉडी पिंड बी यानी बॉडी बी पर जो फोर्स लग रहा था पी, उसका निकालना है मान। चलिए कोई बात नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम अब हम चलेंगे किसका, तो यहाँ से टी हमको मिला था, तो टी मिलने के बाद देखिए हमको एक और चीज़ मिल गई, R1 भी, क्योंकि R1 में ये देखिए टी के मान रख दो, R1 इक्वल टू 1 माइनस T/2, तो टी का मान रखने पे R1 की भी वैल्यू मिल गई, कितना, 0.852। ये डाउट क्लियर हो गया। अब चलते हैं बॉडी बी पर। अब बॉडी बी की बात आती है, देखो यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर बॉडी ए बॉडी बी पर रखा था, तो इसके कारण रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ गया, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। अब चूंकि बी के जब बात आएगी तो बॉडी बी बॉडी ए के नीचे रखी होगी, तो देखिए फिगर, सॉरी यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं आया लेकिन फिर भी समझिए। तो बॉडी बी देखिए यहाँ बॉडी ए के नीचे रखी है ना, तो इस तल के कारण इस पर एक रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। मैंने बताया था अगर यहाँ पर चूंकि बॉडी ए ऊपर रखा था इसके कांटेक्ट में, तो ऊपर गया था रिएक्शन फोर्स, लेकिन बी जो बॉडी है, जो बॉडी आपकी बी है, वो इस पिंड ए के नीचे रखी है, तो इसका मतलब इसके कारण एक रिएक्शन फोर्स R2 बेटा नीचे काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और
ठीक है। ले और एक तो इस सरफेस के कारण रिएक्शन फोर्स नीचे गया, और दूसरा जो बॉडी बी है ना, इस कांटेक्ट पे भी, सरफेस पे भी तो रखा है, तो इसके कारण भी तो एक रिएक्शन फोर्स ये काम करेगा। समझ में आ गया? यानी कि इसके कारण, इस पिंड ए के कारण बॉडी बी पर जो रिएक्शन फोर्स नीचे लग रहा था R1, वो नीचे चला गया। पहले वो ऊपर जा रहा था R1, अब ए के कारण जो बी, ये इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा R1। जो ऊपर R1 लग रहा था वो नीचे लगने लग गया। बात समझ में आई ना? फ्री बॉडी डायग्राम बी का। तो साथ में इस बॉडी का वेट WB भी नीचे काम करेगा। तो नीचे कौन कौन से रिएक्शन काम कर रहे हैं? R1 और WB। और समझिए, और ये तल भी तो इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो इस बॉडी बी पर इसके कारण जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो होगा R2। कौन सा लगेगा? R2। इतनी बात समझ में आ गई? अब समझो, चूंकि यह बल P इसको इस दिशा में खींचने का प्रयास कर रहा है, तो इसके ऊपर एक बॉडी A रखा है और नीचे ये तल भी है। तो चूंकि जब ये पिंड इधर की तरफ जाएगा, तो इस बॉडी A के कारण इस दिशा में एक फ्रिक्शन फोर्स μR1 काम करेगा, इस पिंड के कारण, ऊपर वाले पिंड के कारण, ठीक। और नीचे वाले इस सरफेस के कारण क्या काम करेगा? μR2 भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा। ध्यान रखना, दोनों का रिजोल्यूशन मैंने बता दिया है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम क्या कह रहा है? सो द रिएक्शन फोर्स R1 एक्ट डाउनवर्ड, यानी कि जो रिएक्शन फोर्स है वो इस बॉडी A के कारण जो इस पर लगेगा, अब R1 वो नीचे की तरफ जाने लगेगा, और इस तल के कारण जो इस पर रिएक्शन फोर्स होगा बॉडी पर, वो R2 ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो वही चीज़ ये बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, रिजॉल्व द फोर्सेस इन परपेंडिकुलर। अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजॉल्व फोर्स किया तो भैया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन कौन से थे? मैंने बोला था R2 एक ऊपर की तरफ लग रहा, और नीचे की तरफ देखिए WB तो लग ही रहा था, लेकिन इस तल के कारण नीचे की तरफ R1 भी लगने लग गया। तो वही हमने किया, R2 इज इक्वल टू, यानी R2 जो ऊपर लग रहा था इज इक्वल टू WB, और प्लस इस सरफेस के कारण, यानी इसका जो रिएक्शन फोर्स है इस सरफेस के कारण R2 अब नीचे लग रहा है। तो देखिए R2, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ वेट की बात नहीं करेंगे डबल बॉडी ए का, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम किसका है बेटा? ये फ्री बॉडी डायग्राम है बी का, तो ए का भार यहाँ पर हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन रिएक्शन फोर्स लेंगे ए के कारण। क्यों? क्योंकि बेटा रिएक्शन ऊपर रखा तो है ही है ना, बॉडी तो रखी थी ना, तो उसका रिएक्शन फोर्स तो लगेगा ही नीचे की तरफ, लेकिन उसका भार हम नहीं इसमें काउंट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर R1 जो रिएक्शन है वो समझ लो एक प्रकार से बॉडी ए का भार ही है नीचे की तरफ, ठीक है। अब समझो, तो 2 और R1 के पीछे वैल्यू आई थी 0.852, तो ये आ गया 2.852। अब चलते हैं रिजॉल्व द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो बहुत सरल है यार। क्या क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? P अगर इधर लग रहा है तो इधर दोनों फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शनल क्या है? μR1 और μR2। काउंट कर लिया 0.3, म्यू को कॉमन ले लिया, R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये भी निकाल चुके हैं। तो इसके थ्रू जब आप काउंट करोगे तो P की वैल्यू 1.111 किलो न्यूटन आ गई, और यही हमें ज्ञात करना था। तो बेटा ये था, ये क्वेश्चन जो था थोड़ा एक टफ था, समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं समझ में आता तो मैं फिर से बताऊंगा। आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और प्लीज़ सभी लोग बेटा देखिए, आपका एक टीचर है, एक शिक्षक है, वो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि आप सारे स्लाइड्स को, पूरे वीडियो को ढंग से देखें ही देखें, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। 2 से 3 घंटे एडिटिंग, क्वेश्चंस को टाइप करना, एक एक एंगल को टाइप करना, थीटा टाइप करना, फाई को टाइप करना, अपने हिसाब से क्वेश्चंस को चूज़ करना, फिर उसको टाइप कर करके आपके लिए लाना, वीडियो बनाना, और 48 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे आपके लिए बोलना, ये एक मेहनत का काम होता है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी घर बैठ के मेहनत कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। सभी लोग पूरी स्लाइड देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि एक अच्छा ज्ञान और सरल से सरल आपको मिल सके। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको पेपर में अवश्य मिलेगी। और बता दें कि क्षैतिज तल यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए इससे कठिन न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अगले जो लेक्चर हमारा आएगा वो बेटा हम नत समतल
या इंग्लिश वालों के लिए इंक्लाइंड प्लेन का न्यूमेरिकल लेके आएंगे। प्लीज़ सभी लोग देखें, जिसको प्रॉब्लम हो वो पूछे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ संध्या। आपका आशुतोष शर्मा।